बच्चों, हमारा रोटेशनल मोशन का चैप्टर चल रहा था, उसे आगे बढ़ाते हैं, है ना। आप लोगों से मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कर लीजिए। अच्छा, 16 तक तो मैंने करवा दिए काफ़ी सारे सवाल। अगर मान लो कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। एक बात। नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मामले में हमने आपको काफ़ी सवाल दिए थे, बहुत सारे हो गए थे वो छोटे छोटे करके, लेकिन उसमें कंसेप्ट सारे आ गए, सब कंसेप्ट उसके अंदर आ गए। वो सब में अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन पढ़ाने से क्या होगा कि आप जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं ना वो सब कर सकेंगे, अदरवाइज तो फिर आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं रोलिंग मोशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। रोलिंग मोशन पढ़ाएंगे हम तो, लेकिन रोलिंग मोशन पढ़ाने से पहले देखिए, जो ये डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 जो है, 19 एंड 20, 21, ये तो फिर एक बार आप लोग ट्राई करिए। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग ट्राई करें, है ना। ट्राई करेंगे ना तो फिर क्या होगा कि एक बार कोशिश तो करिए, हालांकि मैं करवा दूंगा सारे, ठीक है। आप लोग जूम सेशन में पूछ लीजिएगा, मैं सारे सवाल बता दूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई जरूर करिए, है ना। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मैं आपको कुछ मीनिंग समझा देता हूँ, है ना। नो स्लिप, इसका मतलब समझिए। नो स्लिप वर्ड का मीनिंग क्या है? ये एक्चुअली ये बड़ी छोटी सी बात है वैसे तो। नो स्लिप, नो स्लिप का मतलब होता है कि कांटेक्ट पॉइंट जो है वहां पर कोई स्लिप नहीं हो रहा है ना। तो नो स्लिप का मीनिंग है देयर इज नो वेलोसिटी डिफरेंस। आप थोड़ा सा पकड़िएगा बात को। देयर इज नो वेलोसिटी डिफरेंस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टू रोटेटिंग 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 बॉडीज और रोलिंग बॉडीज। ये एक्चुअल में नो स्लिप का मतलब है। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि जैसे मान लो एक कोई राउंड बॉडी है ना, और उसके ऊपर कोई स्ट्रिंग लगी हुई है राउंड बॉडी पर। राउंड बॉडी पर कोई स्ट्रिंग जो है लपेटी हुई है, तो अ स्ट्रिंग इज wrapped over the राउंड बॉडी। अब ये स्ट्रिंग इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कोई स्लिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसमें स्लिप, इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी और इस डिस्क की या जो भी बॉडी है रोटेट कर रही है उसकी वेलोसिटी बराबर होगी, तब नो स्लिप है। यानी इस पॉइंट पे ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहां पर ये जो डिस्क है, डिस्क की हैसियत पुली है, पुली है। तो ये पुली जो है, इस पुली के कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है और ये वाली वेलोसिटी दोनों बराबर है। इसकी जो एक्सीलरेशन है और ये वाली एक्सीलरेशन दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, इसका मतलब सब कुछ सही है। इसका मतलब नो स्लिप है। तो देखिए, नो स्लिप की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। नो स्लिप की जो कंडीशन है वो दो है। पहला तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, और दूसरा है a इक्वल टू एल्फा आर। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके टेंजेंशियल पॉइंट की जो एक्सीलरेशन आएगी एल्फा आर, वो इसके एक्सीलरेशन के बराबर है, तब नो स्लिप है। नहीं तो स्लिप करें। v इक्वल टू ओमेगा आर है तब आपकी वेलोसिटी सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये कंसेप्ट आपको काम में लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको देखो करना क्या क्या है। इसका mg लेना है, इसका टेंशन लेना है, यहां पर टेंशन आएगा, फिर आपको इस टेंशन का टॉर्क लेना है ना। टॉर्क बराबर टी इंटू आर बराबर आई एल्फा लिखना है ना। और एक तीसरी चीज लिखनी है, ए बराबर एल्फा आर। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस इतना काम कर लीजिए आप। यहां पर आपको एक चीज और लिखनी है,
एम जी माइनस टी बराबर एम ए। बस 3 चीजें होंगी, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो गई। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पर भी बात करना चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या है, अभी तक हमने जो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, वो पढ़ाया था कि सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन यहां जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो थोड़ा सा सीन डिफरेंट आ रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये यहां से कुछ पुली लटकी है, मैं यहां लटका दे रहा हूं। अब इधर एक और इधर एक, यहां पे कुछ लटका होगा मास m1 m2 कुछ होगा जी। मैं आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। अब देखिए ये पुली को रोटेट होना है, टर्न होना है। ये पुली टर्न कैसे होगी? अगर इधर का टेंशन और इधर का टेंशन, अगर इधर का टेंशन उधर के टेंशन के बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर, तो पता क्या होगा, ये टेंशन जो है वो यहां पर टॉर्क लगाएगा इधर की तरफ, और ये टेंशन यहां पर टॉर्क लगाएगा इधर की तरफ। दोनों टॉर्क, एक टॉर्क लगेगा इधर टेंशन के कारण, एक टॉर्क लगेगा इधर टेंशन के कारण। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो गए तो आप ये पक्का मान के चलिए कि पुली घूमेगी, पुली घूमेगी। आपकी इच्छा है पुली घुमानी है, ठीक है ना? तो पता है क्या करना होगा आपको, पुली घुमानी है आपको, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक साइड का टेंशन थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, दूसरी साइड का टेंशन कम लेना पड़ेगा। मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब कुछ भी मान सकते हो। अब जिधर ज्यादा है ना उधर टॉर्क ज्यादा होगा। जब T1 ग्रेटर देन T2 है तो टॉर्क 1 क्या आएगा, टॉर्क 1 आएगा T1 इंटू आर, टॉर्क 2 क्या आएगा T2 इंटू आर। अब ये पक्का है कि टॉर्क 1 विल बी ग्रेटर देन टॉर्क 2, ये तो ऑब्वियस है ना? और जब ये ऑब्वियस है तो इसका मतलब ये है कि इट विल टर्न इन दिस स्टाइल, इस स्टाइल में टर्न करेगा ये, और ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। और जब ये ऐसे घूमेगा तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 बराबर आई अल्फा। एक काम कंप्लीट, एक काम कंप्लीट। अब देखिए इधर का एक्सीलरेशन आएगा, इधर का एक्सीलरेशन आएगा, दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी एक ही है, तो अलग अलग एक्सीलरेशन तो आ नहीं सकते, टूट जाएगी नहीं तो। ओके, अब आपने टॉ1 माइनस टॉ2 इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया, इट्स ओके, राइट। अब आपको ए बराबर अल्फा आर भी लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि नो स्लिप है, नो स्लिप है ना? नो स्लिप है तो इसका मतलब इसके जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी इधर की एक्सीलरेशन और इधर की एक्सीलरेशन बराबर होगी है। स्ट्रिंग की एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द पुली एक्सीलरेशन, राइट। ऐसा आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको दो इक्वेशन जो इसकी लिखनी है, m2g माइनस T2 बराबर m2a, ये तो लिखना है। इधर भी ऐसा लिखेंगे आप, T2 मतलब जो भी है यार, वो पता नहीं क्या है, मतलब आप समझ गए ना? इनकी दोनों की इक्वेशन लिखनी है, इनकी दोनों की इक्वेशन लिखनी है। अब निकालिए आप अपने आप, है? मैं एक्चुअली में ज्यादा उसके अंदर अभी बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप करें अपने आप, राइट। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें भी यही कंसेप्ट है कि चीज नीचे आ रही है विदाउट स्लिप। विदाउट स्लिप का मतलब है कि जो रस्सी जिस स्पीड से खुलेगी उसी स्पीड से जो सिलेंडर है वो नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू एल्फा आर तो होना ही है, नो स्लिप है तो ए इक्वल टू एल्फा आर होना है। टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा टी इंटू आर इक्वल टू आई एल्फा, बस बात खत्म। एक है एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, वो आ गई। बस आपको ये छोटी छोटी चीजें करनी है ना? अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रोलिंग की, और ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक, ये जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स का, इसका सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है रोलिंग। तो मैं वन बाय वन सारे रोलिंग के कंसेप्ट जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ, और आप समझिए पूरे, राइट। चलिए, रोलिंग एक्चुअल में क्या होता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो रोलिंग मोशन बन जाती है। अभी मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा, है ना? दोनों को हम बिल्कुल जोड़ेंगे, अच्छी तरह से जोड़ेंगे।
तो देखिए रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। रोलिंग मोशन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन it is combination of translatory motion and rotatory motion। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। मैं बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक व्हील है, मान लीजिए मेरे पास एक व्हील है। चलो मैं डायग्राम अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ सर्कल बनाने की। मेरे पास में एक व्हील है, ठीक है जी। अब ये व्हील जो है इसको हम केवल ले जाना चाहते हैं सीधे 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 सीधे, यानी ऐसा पहिया है जो घूम नहीं रहा है, केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। कल्पना करिए, इमेजिन, है ना। हाँ, तो एक पहिया है जो केवल v वेलोसिटी से जा रहा है। ओमेगा जीरो है साहब, ओमेगा जीरो है, केवल v वेलोसिटी से जा रहा है। तो पहिया जब v वेलोसिटी से जा रहा है तो बेटा पहिए का एवरी पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ, पहिया जब v वेलोसिटी से जा रहा है तो पहिए का हर पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो v के अलावा किसी और वेलोसिटी से जा रहा हो, सब v वेलोसिटी से जा रहे हैं, एवरी पार्टिकल, है ना। तो इफ अ व्हील इज गोइंग अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, तो यहां देखिए अ व्हील इज गोइंग अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन, नो रोटेटरी मोशन, करेक्ट। तो इसके सारे पार्टिकल्स जितने भी व्हील पर पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट इज मूविंग विद स्पीड v, करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमारे पास रोटेशन की बात करते हैं हम, कि ये एक व्हील है जो रोटेट हो रहा है। सेम व्हील है ना, हाँ सेम व्हील है जी, साइज वगैरह सेम है। अब आप लोगों को एक चीज इतने दिन में समझ में आ जानी चाहिए, मेरे पास पढ़ते हुए इतने दिन हो गए कि मेरे को अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आती, है ना। हो सकता है थोड़ा वो ये बड़ा बन गया क्या उससे, एक ही व्हील है यार एक ही व्हील है भैया, है ना, बना नहीं पा रहा हूँ मैं, सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ। तो क्या है इसके अंदर कि ओमेगा होगा, आपकी बार v जीरो होगा। तो इस बार आपकी बार में हमने क्या किया है, ट्रांसलेटरी मोशन को जीरो कर दिया है, v इज जीरो एंड ओमेगा इज देयर, रेडियस r है, रेडियस r है। अब देखिए इससे क्या होगा, अब मैं इसके पॉइंट्स दिखा रहा हूं आपको। एक पॉइंट यहां मान लो, 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 यहाँ पे पॉइंट 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 मान लो। अब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं कहूंगा ओमेगा आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं कहूंगा ओमेगा आर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं कहूंगा ओमेगा आर है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं कहूंगा ओमेगा आर है, कहूंगा। और आप लोग एग्री भी हैं, राइट। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी ओमेगा आर है, मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना। ये दो साहब, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर है, चल नहीं रहा है, ये ध्यान रखना, v जीरो है, हाँ वेलोसिटी जीरो है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रही, केवल रोटेटरी मोशन हो रही है, केवल रोटेटरी मोशन हो रही है। इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है ना, हाँ ये वेलोसिटी ओमेगा आर। अब मैं इसको यहां से ऐड कर दे रहा हूं, करेक्ट। तो मैं दोनों का सम कर दूं, जब मैं सम कर दूंगा तो देखो क्या होगा, सम कर दूंगा तो सीन ऐसा बनेगा कि दोनों काम होंगे व्हील के अंदर, व्हील के अंदर दोनों काम होंगे। अब जब दोनों काम होंगे तो मैं सच्चाइयां बता देता हूं आपको, दोनों काम होंगे तो इस व्हील का जो सीन है ना वो ऐसा हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसा। कि जैसे ये व्हील है, यहाँ तो मैं डायग्राम बनाऊंगा मेरा, दोनों को ऐड करूंगा, बाकायदा
आपको समझा देता हूँ कैसा होगा। ये व्हील है, ये ऐसे 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 आगे तक जाएगा, दौड़ जाएगा दौड़ जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। प्लस रोटेशनल मोशन। दोनों ऐड होंगे साहब इसके अंदर। मैं यहां पर वो डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हर पॉइंट पर मैं वेलोसिटी को ऐड करूंगा, है ना। हाँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे हर पॉइंट पर मैं वेलोसिटी को कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इस वाली वेलोसिटी देखो, मैं सबसे पहले ये पॉइंट लेता हूँ। चलो सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट ले लो, है ना। हाँ, ये साहब v था। अब यहाँ पर एक ओमेगा आर आप और जोड़ दीजिए। तो बताइए इस पॉइंट का नाम क्या रख दूँ? ऐसा करते हैं, पॉइंट्स के नेम रख देते हैं ना। इट इज द टॉप पॉइंट ए, ये बॉटम पॉइंट बी मान लेते हैं इसको, है ना, बी। और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी, राइट। तो इसका नाम ए रख दिया। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिख दूंगा यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी v प्लस ओमेगा आर। इट इज द टॉप पॉइंट, इट इज द टॉप पॉइंट, राइट। चलिए अब जरा ये वाला पॉइंट देखना, सी पॉइंट। इस पे v इधर है, v तो इधर ही है और ओमेगा आर इधर है, ये यानी कि अब आपकी वेलोसिटी इधर आ गई, v ओमेगा आर प्लस v आ गई, करेक्ट, ओमेगा आर प्लस v। ये आपका v c, इसको c पॉइंट बोलिए आप, है। तो v c इज अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। दो परपेंडिकुलर का रिजल्ट है, रिजल्ट है ना, ये स्क्वायर v स्क्वायर और ये अंडर रूट आएगा, आप ध्यान दो, है। मैं थोड़ा सा इसको वापस से लिखूंगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये आएगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। अब इस बॉटम पॉइंट की बात करो जरा। बॉटम पॉइंट पर क्या है, v तो इधर रहेगा और ओमेगा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी बॉटम पॉइंट की, बॉटम पॉइंट की वो आएगी वी बी इक्वल टू वी माइनस ओमेगा। ये असली बात है। डी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी ना, उसमें देखो वी तो इधर ही रहेगा और आपका ओमेगा इधर हो जाएगा, राइट। और ये ऐसे आएगा, करेक्ट। तो ये डी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड जो है ना सी के बराबर ही आएगा। डी पॉइंट और इसका मैग्नीट्यूड बराबर ही आएगा। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट एक्चुअल में रोटेटरी मोशन या रोलिंग मोशन, सॉरी रोलिंग मोशन में बॉटम पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। हम बॉटम पॉइंट पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जो है ये, अच्छा अब रही गई हमारे बीच बीच के पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ये बड़ा गंभीर मामला है। देखिए इन सारे पॉइंट्स के लिए हम जो बनाएंगे ना v, वो बनाएंगे v रिजल्ट, v रिजल्ट इक्वल टू v रिजल्ट इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2v इंटू ओमेगा आर कॉस थीटा, दैट इज वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला आएगा सब पॉइंट्स के लिए। अब देखो ये आपका v है भैया और ये आपका ओमेगा आर है, करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इस पॉइंट को एग्जैक्ट मिड पॉइंट मानूं डी सी का, इसका ए सी का, ए और सी का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट मान लूं आर का, अगर देखो ये बीच वाला पॉइंट है तभी है, अदरवाइज नहीं है। फिर अगर ये पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया है वो इस ए और सी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट मिड, तो फिर ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो फिर ये एंगल 45 डिग्री है। और अगर इधर हो जाए तो थोड़ा
थोड़ा सा इधर हो जाए तो 45 डिग्री से कम एंगल होगा, और थोड़ा सा इधर आ जाए तो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा। एंगल कितना होगा ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, सवाल क्या आने वाला है आपके एग्जाम में, नो वन नोट्स, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट बिंदु है तो 45 होगा, और अगर थोड़ा सा ए के नजदीक है तो 45 से कम एंगल बनेगा, और थोड़ा इधर की तरफ है सी के नजदीक है तो 45 से ज्यादा एंगल बनेगा। भैया जो भी एंगल बने वो आप चुपचाप यहाँ और आप रिजल्ट निकालिए, समझ गए। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या हाल होने वाला है इस पॉइंट पर। अगर एग्जैक्ट मिड है तो नो डाउट 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा आर तो इधर आना है, समझ लो। एग्जैक्ट मिड है तो 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा पक्का। और अगर थोड़ा सा उधर है तो एंगल 135 से कम बनेगा, चाहे 120 बने, और थोड़ा सा इधर है तो एंगल 135 डिग्री से ज्यादा बनेगा, समझ गए। इसी तरीके से अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का सीन ऐसा है, यहाँ के हालात बिल्कुल इस जैसे ही है, बिल्कुल इस जैसे ही, हाँ एकदम ऐसे ही है, ठीक है। बस डायरेक्शन इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, रिजल्ट की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पे देखना। मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट की डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, जिससे आपको दिखाई दे आराम से। देखिएगा रिजल्ट की डायरेक्शन बना रहा हूँ, इस जगह पर रिजल्ट शायद यहाँ कहीं होगा, राइट। इस जगह का रिजल्ट इसका और इसका है ना, ये ऐसे है ना, तो शायद यहाँ कहीं रिजल्ट आ जाएगा, दोनों के बीच में आता है ऐसा रिजल्ट, यहाँ कहीं रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, और इसका ऐसा हो तो सीन ऐसा बनेगा, ये है ना, ऐसा हो तो सीन ऐसा बनेगा, ऐसा हाल 45 डिग्री एंगल होगा अगर एग्जैक्ट मिड है तो, हाँ ठीक है। और अगर थोड़ा सा इधर आ जाए तो एंगल 45 से कम हो जाएगा, इधर आ जाए तो एंगल 45 से ज्यादा हो जाएगा। आप इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा ना कहीं यहाँ आएगा बीच में, मतलब आई एम नॉट एबल टू मेक द करेक्ट डायग्राम बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। मतलब मैं आपके दिमाग में चीज़ों को डाल देना चाहता हूँ, फिर आप अपने दिमाग को मस्ती से काम में लो, जॉयफुली काम में लो, है ना। याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, सब उसी समय फैसले करने होते हैं, और जब अगर आप फैसले उसी समय करना सीख जाओगे तो आप जीत जाओगे। आपकी जीत तब होगी जब आप फैसले इंस्टेंटेनियस करना सीखोगे, ठीक है जी। ये अब बस आपका हो गया। अब हमारा फोकस जो है बाकी सारे पॉइंट्स से हटा दो और केवल हम बॉटम पॉइंट पर फोकस करेंगे। अब हमारा फोकस किस पर होगा, केवल बॉटम पॉइंट पर होगा, बाकी पॉइंट्स पर फोकस गायब कर दो, ठीक है। वो तो आप कर लीजिए, एक बार विचार कर लिए बस काफी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको मिटाएंगे, पूरा बॉटम पॉइंट पर बात करेंगे। हाँ जी, तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों को मैं सम करूंगा, एंड पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा बॉटम पॉइंट, है ना। मान लीजिए ये एक रोड है और सपोज इस पर एक व्हील है जिसमें दोनों मोशन एक साथ है। एक बार मैं ट्राई करूंगा अच्छा से व्हील बनाने की, रोड बाद में बनाऊंगा, पहले व्हील बनाऊंगा यार, क्योंकि मेरे को क्या ड्राइंग आती नहीं अच्छे से। मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका ना, एक्चुअली में मैं जब पढ़ता था ना, छोटी क्लास में था, 7th में 8th में 6th क्लास में था, तब की बातें बताता हूँ आपको। मतलब मेरे से मेरे मैथ्स के टीचर बड़े खुश रहते थे, बड़े खुश रहते थे। और जो ड्राइंग वाला टीचर थी, मतलब मैम थी ड्राइंग वाली मैम, वो बड़ी नाराज रहती थी। तो मैथ्स वाले टीचर और ड्राइंग वाली मैम में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। बन नहीं रहा अभी, हाँ हमेशा लड़ाई होती रहती थी मैथ्स वाले सर में और ड्राइंग वाली मैम। वो कहती थी एकदम गड़बड़ है, और जो मैथ्स वाले सर कहते थे वो कहते थे ऐसा स्टूडेंट ही नहीं देगा। बस समझ गया। अब चलो मैं प्रयत्न करता हूँ इसको करने के, शायद बन जाएगा, सही दिख रहा है यार। अब बस ठीक है, जैसा बन गया वैसा बन गया, अब नहीं करेक्शन करेंगे, बहुत अच्छा बन गया भैया।
ये सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब आप देखिए, ये आपका सड़क है, रोड, सड़क, इसमें v भी है और ओमेगा भी है, ठीक है, और ओमेगा की टर्निंग सेंस ऐसे है, टर्निंग सेंस ऐसे, ठीक है। अब आप देखो कि हम इस बॉटम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बॉटम पॉइंट पर जब चर्चा करेंगे तो हमारे पास दो वेलोसिटी आएंगी, एक वेलोसिटी आएगी v वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक वेलोसिटी आएगी ओमेगा r इन दिस डायरेक्शन, है। तो कंसीडर दिस बॉटम पॉइंट, ओके। बॉटम पॉइंट इज द कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू bodies, one is ground and other is the rolling wheel. तो bottom point B is the contact point, contact point। आप अगर इस बात को पकड़ गए ना तो काफी सारी चीजें आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी, है ना। बॉटम पॉइंट B इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो आप जरा सारी जो बातें हैं उनको एकदम वन बाई वन स्टेप से समझिए। देखो जी, मैं कह रहा हूं पहला केस, केस वन, इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, इसका मतलब यह है कि दिस बॉटम पॉइंट इज हैविंग रिजल्टेंट वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। सो resultant direction of motion is forward, फॉरवर्ड या आप बोल दो राइट, बोल दो इसको, राइट साइड बोल दो, है ना, राइट साइड। अब आप देखिए, जब ऐसा है तो हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will act leftward or backward। रियर साइड एक्चुअली क्या होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये इधर की तरफ काम करेगा जब ये v ज्यादा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां काम करके पता है क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये प्रयत्न करेगा कि इसका ओमेगा बढ़े, इसका ओमेगा बढ़े। तो देखिए होना क्या है, होना ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल try to enhance rotation, rotatory motion, to enhance rotatory motion। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ट्राई टू एनहेंस रोटेटरी मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि जैसे v अगर ज्यादा है, ओमेगा r कम है, तो वो इसको सपोर्ट करेगा, कमजोर को सपोर्ट करता है हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कमजोर को सपोर्ट करने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो b की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उस समय हम कहेंगे देयर इज नो स्लिप, देयर इज नो स्लिप, उसी को नो स्लिप कहते हैं। अभी तो स्लिप है, और स्लिप है तो क्या है, स्लिप है तो रबिंग है, स्लिप है तो रबिंग है, फ्रिक्शन। स्लिप है तभी रबिंग है, ये ध्यान रखिएगा, स्लिप है तभी फ्रिक्शन है, और स्लिप है तब रबिंग है, स्लिप है तब फ्रिक्शन है, और जब स्लिप है तभी वियर एंड टियर है व्हील का। अगर स्लिप नहीं है तो वियर टियर भी नहीं है। हाँ, इसलिए बढ़िया सड़कें बनाई जाती हैं जिससे गाड़ी के जो टायर हैं वो आपके वियर टियर ना हो, क्योंकि जब कभी भी ऐसा होगा तो वियर टियर जरूर होगी, नुकसान जरूर होगा, टायर में घिस जाएंगे बेचारे टायर, है ना। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बचाने की कोशिश करता है टायर को। फ्रिक्शन फोर्स की इच्छा क्या रहती है, ज्यादा से ज्यादा v इक्वल टू ओमेगा आर का केस बने। ये आपका केस वन हो गया,
है ना। अब मैं केस 2 की बात करूंगा, केस 2 की बात मैं यहाँ करूंगा, है ना। देखा गया केस 2, आई एफ इफ ओमेगा आर इज ग्रेटर देन बी। अब क्या है साहब, इधर है ओमेगा आर ग्रेटर देन बी, तो पता है क्या होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना। सो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज बैकवर्ड, है ना। सो रिजल्टेंट मोशन बी इन बैकवर्ड, राइट। Hence friction force will act. Hence friction force will act. What? Leftward. Sorry, right side. Right. Will act right. Rightward. Rightward. Friction force will act rightward to enhance V. है ना, टू एनहेंस ट्रांसलेटरी मोशन। एक्चुअली रोटेशनल सेंस ज्यादा है ना, तो ट्रांसलेटरी सेंस को बढ़ाएगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन को बढ़ाएगा। फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करेगा उसको जो कम है, जो कमजोर है उसको सपोर्ट करेगा, राइट। फाइनली वो ये चाहेगा कि दोनों बराबर हो जाए। चलिए अब हम थोड़ा सा ये एक बड़ी कॉमन बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। आपके लाइफ में ऐसा कब होता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटना कब होती है, पहले वाला केस बताइएगा कि कब ऐसा पहला केस हुआ था आपकी लाइफ में, कब कब ऐसा होता है, आप मेरे को बताना जूम सेशन के अंदर डिस्कस करना कि सर ये वाला केस कब होता है हमारे जीवन में और ये वाला केस कब होता है हमारे जीवन में। तो प्लीज जूम सेशन में इसको डिस्कस करिएगा, है ना, भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल आता है मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है और एडवांस में भी आता है कि ऐसा होता कब है, ये वाली घटना कब होती है। जो केस 3 है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, केस 3 होता है V बराबर ओमेगा। दिस इज द बिंदास, है ना। V नेट 0 होता है साहब, V नेट 0 होता है। नो स्लिप कंडीशन इसी का नाम है, नो स्लिप, कोई स्लिप नहीं है, बहुत कूल है। नो स्लिप, नो वियर टियर, नो वियर टियर, सेफ व्हील है। अगर ऐसा सिचुएशन हमेशा मिलता रहे कि बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 रही, हमेशा अगर ऐसा सिचुएशन मिलता रहे तो आपका जो व्हील है वो इनफाइनाइट टाइम तक काम करेगा, टूटेगा ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है जिंदगी में, है ना। रोज आपको पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। कब कब कौन कौन सी कंडीशन होती है आप मुझे बताइए, है ना, कि आपकी कार के साथ कब कब ऐसा होता है, राइट। चलिए, तो इसे कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, है ना। इन दिस केस काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट देयर, नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज देयर। इन दिस केस नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज देयर, नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज देयर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, थोड़ा सा आप इसको पकड़ने की कोशिश करना। इस वाले केस में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फर्स्ट केस, है ना। फर्स्ट केस में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ आर काइनेटिक म्यू के इनटू एन, जो भी एन है दैट इज एमजी मोस्ट ऑफ द केस में, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब स्लिप होती है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, इस वाले केस में भी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक होता है ना। तो म्यू काइनेटिक इनटू एमजी, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन इन दिस केस नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज देयर। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, चाहे कुछ भी है, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे नहीं है, तो फिर क्या है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है तो क्या कोई फ्रिक्शन है? मे बी देयर स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इन दिस केस नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज देयर, है ना। मे बी स्टैटिक फ्रिक्शन, मे बी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है मे बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या बात है? देखिए
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जब जीरो होती है तो जो भी तरह का फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्टैटिक होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। एज देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन, as there is no kinetic friction, in this particular case, in this case, देखिए इस केस को बहुत अच्छी तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, v बराबर ओमेगा r in this case, as there is no kinetic friction in this case, so no energy loss, so no energy loss takes place। हाँ, एनर्जी लॉस होता ही नहीं है साहब, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। हाँ, तो जब भी बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, vb इक्वल टू जीरो, देन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, b कंजर्व्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी कंजर्व रहती है, कोई एनर्जी लॉस होगा ही। एनर्जी लॉस केवल काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण होता है साहब। यहां एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वहां भी एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं, हाँ, यहां कोई एनर्जी लॉस नहीं, ये इसको कहते हैं नो स्लिप। और इसी सारे सीन का नाम है प्योर रोलिंग। जब जब आपसे प्योर रोलिंग बोला जाता है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, जब जब प्योर रोलिंग होगा तब तब काइनेटिक फ्रिक्शन गायब होगा। इसे कहते हैं प्योर रोलिंग और नो स्लिप। इसी का नाम नो स्लिप है, नो स्लिप, यानी कहीं स्लिप नहीं हो रही है गाड़ी, जबकि दोनों केसेस में स्लिप हो रही थी गाड़ी क्या है, कोई भी मतलब जो रोटेटेबल बॉडी है, जो रोलिंग बॉडी है, वो स्लिप हो रही है। इसके अंदर प्योर रोलिंग है, इसको नो स्लिप कहते हैं, करेक्ट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि फिर अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। अब हम बड़े आराम से जो है रोलिंग के बहुत सारे अलग अलग केसेस को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लेट अस ट्राई। अच्छा, तो देखिए आपको जो है प्योर रोलिंग वाली बात समझ में आ गई। अब मैं एक इस टॉपिक का ये जो चैप्टर है इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट लेता हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट है और ज़्यादातर लोग उसमें परेशान रहते हैं, है ना। हाँ, तो अब आपको वो एक बिल्कुल दी एंड है उस प्रॉब्लम का, हमेशा के लिए। अब आपको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से सुन ली मेरी बात। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन रोलिंग मोशन, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन रोलिंग मोशन। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं बताता हूं कोई भी रोलिंग मोशन के अंदर क्या होता है, दो मोशन होती है, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशनल, दोनों को मिला के रोलिंग मोशन बन गई, करेक्ट। अब पता है मैं क्या कहता हूं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई सा भी केस हो साहब, हमेशा पता है क्या करता है, ट्राई करता है v बराबर ओमेगा आर करने की या a बराबर एल्फा आर करने की, बस। तो अल्टीमेट ट्राई होती है ना, क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ट्राइज फॉर v इक्वल टू ओमेगा और a इक्वल टू एल्फा, इसी की ट्राई करता रहेगा बस। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो रोटेशनल सेंस ज्यादा है, रोटेशनल सेंस ज्यादा है, तो क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स, इस स्टाइल में लगेगा, इस स्टाइल में लगेगा कि वो रोटेशनल सेंस को डैमेज करे, है ना, और ट्रांसलेटरी सेंस को एनहेंस करे। और अगर ट्रांसलेटरी सेंस ज्यादा है तो रोटेशनल सेंस को सपोर्ट करेगा, रोटेशन को सपोर्ट करेगा, बस। इतना सा अगर आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे मान लो ये मेरे पास में ग्राउंड है और पता है ये सब कुछ क्लियर कर देगा, एक ही झटके के अंदर सब क्लियर हो जाएगा कि किधर फ्रिक्शन है और किधर फ्रिक्शन नहीं है।
मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर मैंने एक रोटेटेबल बॉडी रख दी, रोटेटेबल बॉडी है रोल एबल बॉडी, रोल एबल बॉडी रख दी। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा, ग्राउंड पर मैंने एक रोल एबल बॉडी रख दी जो कि रोलिंग कर सकती है, राउंड बॉडी थी, राउंड बॉडी। और क्या, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने एक राउंड बॉडी रख दी। अब ये राउंड बॉडी क्या है, देखिए राउंड बॉडी क्या क्या हो सकती है। ये सेंटर है राउंड बॉडी का, ये इसका रेडियस आर है, करेक्ट। राउंड बॉडी वो होती है रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ये सब राउंड बॉडी रोल कर सकती है ये बॉडी। अब देखिए ये आपका आर है, मैं इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर हाइट पर या कोई सी भी एनी हाइट ले लो, मान लो इस पॉइंट से ये एक हाइट h है, यहां से इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, करेक्ट, इस सेंटर से हाइट है, मैं यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं इस राउंड बॉडी पर, फोर्स अप्लाई कर दूं। अब पता है ये फोर्स जो है इसको टर्न करेगा तो दो काम करेगा फोर्स। मान लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, सपोज फ्रिक्शन जीरो है, सो वी सपोज दैट फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। तो सपोज फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, ऐसा हमने मान लिया है, यानी वो एक अलग कहानी है, हमने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, करेक्ट। चलिए अब आपका ये फोर्स F है जो एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फोर्स F इज इक्वल टू ma, सबसे पहली इक्वेशन लिख दी, ओके। मैं लिखूंगा टॉर्क बराबर F इंटू एच, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाला, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाला, ये आएगा आई अल्फा, राइट। आप चेक करना ना, एफ एच बराबर आई अल्फा, आई को मैं लिखूंगा एम के स्क्वायर, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको आप लोग गायरेशन कहते हो, है ना। हाँ, आप लोग कहते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन, अपन ऐसे ही करेंगे, अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर, ये करेक्ट। अब आप देखो ये सॉरी ये एम एक जगह एक जैसा ही एम लिखो, या तो सब जगह कैपिटल लिखो या सब जगह स्मॉल लिखो, ये करेक्ट। अब आप देखिए ये जो है एफ ये है और ये नंबर 2 है, मैं वहां से एफ की वैल्यू यहां रख देना चाह रहा हूं और एच कैलकुलेट करता हूं, देखना जरा, मैं ईमानदारी से एफ की वैल्यू यहां रखता हूं, एम ए एच, इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन आर इंटू ए, तो ये m से m गया, a से a गया, आपके पास में h आ गया है k स्क्वायर अपॉन आर। ये वो हाइट है कि अगर इस हाइट पर आपने फोर्स लगा दिया ना तो फिर फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं इस दुनिया में, हाँ मतलब इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा अगर आपने इस पर्टिकुलर हाइट पर फोर्स लगा दिया तो, ठीक है। तो देखिए h इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर, h is equal to k square upon r is such a particular, such a special height h, such a special height from center of the body, ध्यान दीजिए, such a special height from the center of body, है from the center of the body लिखना अच्छा लगता है, from the center of the body is such a special height from the center of the body at which if a force
if a force is acted, if a force is acted, if a force is acted, है ना, आसपास में कोई बैंड बज रहा है यार, बज जाने दो उसको भी, हाँ, तो is such a special height from the center of the body at which if a force is acted, then then no friction force is needed. No friction force is needed for rolling motion. Rolling motion. देखिए h इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर है। अब आपको पता है के स्क्वायर अपॉन आर, के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग बॉडी से अलग अलग होती है। जैसे रिंग के लिए के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, डिस्क के लिए के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बराबर 2/5 आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बराबर 2/3 आर स्क्वायर, और समझ गए बस आप, समझ गए, बहुत हो गया है ना, ये आ गया। अब मैं कहता हूं नंबर 1 बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, ये बात बतानी है मुझे आपको, और अगर आपने ये बात पकड़ गए तो आप मस्त हो जाओ, फिर आपके सारे सवाल सॉल्व बन जाएंगे। देखिए सबसे पहला केस है, इफ h इज लेस देन k स्क्वायर अपॉन r, h इज लेस देन k स्क्वायर अपॉन r, अगर k स्क्वायर अपॉन r से कम, जैसे ये फोर्स जो है ना, ये जो लगा है ये k स्क्वायर अपॉन r से नीचे लग गया, यहां लग गया, के स्क्वायर अपॉन आर पे लगाना तो कुछ नहीं है भैया, फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर नीचे लग गया तो, नीचे लग गया तो पता है क्या हुआ, नीचे फोर्स लग गया यानी कि h कम हो गया। इफ वैल्यू ऑफ h इज स्मॉलर, इफ वैल्यू ऑफ h इज स्मॉलर देन टॉर्क विल बी स्मॉलर, यानी कि रोटेशनल सेंस विल बी लेस, रोटेशनल सेंस विल बी लेस, यस, एंड ट्रांसलेशनल सेंस विल बी मोर। तो रोटेशन टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज बिगर देन ट्रांसलेशन। मैं थोड़ा इसको जगह बना के लिखूंगा, हाँ, मतलब रोटेशनल सेंस ज्यादा होगा। इफ h इज लेस देन k स्क्वायर अपॉन r, देन मैं इसको लिख ही दूं, देन रोटेशनल सेंस will be big, rotational sense will be greater, अब आपके रोटेशनल सेंस ग्रेटर हो गया भैया, इसका मतलब क्या होता है, रोटेशनल सेंस ग्रेटर होने का मतलब ये होता है कि अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ऐसा लगेगा जो रोटेशनल सेंस को एनहेंस करेगा। अब बताइए ये फोर्स आपका इधर लगा तो इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी टर्निंग सेंस ऐसे होगी, जब फोर्स लगा तो टर्निंग सेंस तो ऐसे होगी, टर्निंग सेंस ऐसे, करेक्ट। आपका अगर ये वाला सीन है कि फोर्स यहां लगा है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स यहां आएगा, इस साइड में आएगा फ्रिक्शन फोर्स, जिससे क्या होगा, वो टर्न को ज्यादा एनहेंस करेगा, क्योंकि आपका जो है ना रोटेशनल सेंस विल बी ग्रेटर। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, ओहो बाबा रे, सॉरी, रोटेशनल सेंस विल बी स्मॉलर यार, क्या हो रहा है, विल बी स्मॉलर, बाबा रे, रोटेशनल सेंस विल बी स्मॉलर, ट्रांसलेशनल सेंस विल बी बिगर। तो यहां पर आपका टॉर्क ऐसे लगेगा, जिससे कि क्या होगा, वो टर्न करने की ज्यादा ट्राई करेगा। राइट। अब नंबर 2, इफ h इज ग्रेटर देन k स्क्वायर अपॉन r, अब क्या होगा, अब आपका जो है ना ट्रांसलेशनल सेंस स्मॉलर होगा, रोटेशनल सेंस ग्रेटर होगा, देन रोटेशनल सेंस विल बी ग्रेटर,
इफ h इज ग्रेटर देन k स्क्वायर अपॉन r देन रोटेशनल सेंस विल बी ग्रेटर। अब जब रोटेशनल सेंस ग्रेटर हो गया, इसे मतलब बॉडी टर्न ज्यादा करना चाहती है, तो भैया अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एफ आर जो है ना, ये बैकवर्ड लगेगा। इसको क्या कहेंगे हम? एफ आर जो है वो स्मॉलर लगेगा, वो सॉरी फ्रंट साइड लगेगा, है ना, टुवर्ड्स फ्रंट, या आप ये कह सकते हैं राइट साइड टुवर्ड्स द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स विल बी in the direction of motion, in the direction of motion, ऐसा, करेक्ट। ये आपका जो है रोलिंग मोशन के बारे में बहुत ही जो है ना अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब इस रोलिंग मोशन पर एक लेक्चर और आएगा, और उसके साथ ही ये आपका रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर दी एंड हो जाएगा। इसमें मैं हो सकता है फिर छोटी छोटी बातें और करूँ मैं, राइट, है ना। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बहुत है, इसको आप समझ जाइए। और फिर इसका जो है ना एक लेक्चर हो रहेगा, उसके बाद में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से अब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना डू योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चन है वो 24 तक आप पूरे कर लीजिए। 24 तक पूरे कर लीजिए, है ना। 25 अभी आप मत करिए, 26 भी अभी रहने दीजिए, आप मैं बता दूंगा अभी, है ना। लेकिन आप एटलीस्ट जो है ना 24 तक पूरे कर लीजिए, ठीक है।